कि सफ़र की हद है वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो जहाँ तक ये आसमान रहे। ये क्या कदम उठाया और मंजिल मिल गई, मज़ा तो तब है जब पैरों में कुछ थकान रहे। इसी के साथ मैं उत्तम मिश्रा आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। एक्चुअल में हमें जो है थोड़ा सा ऑफ़लाइन पढ़ाने की ज़्यादा आदत है, तो ऑनलाइन में धीरे धीरे आदत हो जाएगी। ऐसी स्थितियाँ बन गई हैं कि अब यही माध्यम बचा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो जल्दी समझ में नहीं आता, आनुवांशिक बीमारियाँ। हमसे सीधा सा सवाल पूछता है कि निम्न में से कौन सी एक आनुवांशिक बीमारी है। तो आज हम इसे समझेंगे, जो भी थोड़ी बहुत बीमारियां हैं, कैसे होती हैं, क्यों होती हैं। तो थोड़ा सा बेसिक जानेंगे कि आनुवांशिकी क्या है। आनुवांशिकी, तो आनुवांशिकी जिसको आप कहते हैं जेनेटिक्स विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि हम इस चीज़ का अध्ययन करते हैं कि माता पिता से उसकी अगली पीढ़ी जो उसकी संतान होगी उसमें कौन कौन से लक्षण जाते हैं, क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्या कारण होता है, इन सब का अध्ययन करने वाली जो विज्ञान की शाखा है उसको हम कहते हैं आनुवांशिकी। तो आपको पता है कि आप जैसे भी दिखते हैं, आपका अपीयरेंस कैसा है, आपके शरीर का स्ट्रक्चर कैसा है, काले हैं, गोरे हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं, ठीक है, कैसी आवाज़ है, कितने बाल हैं आपके शरीर, तो इन सारी चीज़ों का निर्धारण हमें अपने माता पिता से मिलने वाले गुणसूत्रों के कारण होता है। तो देखते हैं कि आपको पता है कि मनुष्य की जो प्रत्येक कोशिका में कितने जोड़ी जीन पाए जाते हैं, कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 23 जोड़ी गुणसूत्र, 23 जोड़ी गुणसूत्र। अब ये गुणसूत्र क्या है तो हम समझते हैं। ये हमारी क्या होती है, कोशिका, और कोशिका का क्या होता है, केंद्रक। तो इसमें धागे नुमा संरचना पाई जाती है, ऐसे हमेशा जोड़े में रहते हैं और इनको हम कहते हैं गुणसूत्र। इनको हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र। और जब हम इन गुणसूत्रों को ओपन करते हैं तो लंबी धागे नुमा संरचना मिलती है, कुछ ऐसी। ये इन गुणसूत्रों को खोलने पर हमें क्या प्राप्त होता है, डीएनए। और इन्हीं डीएनए पर होते हैं चिपके हुए ये छोटे छोटे क्या होते हैं, जीन। इन्हीं डीएनए में क्या होते हैं, जीन होते हैं। और यही जीन होते हैं जो सारे लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। कोई भी जीव कैसा दिखेगा, कैसा होगा, वो उसके माता पिता के द्वारा मिले इन जीनों के कारण ही होता है। जीन, अगर आपसे कोई पूछे कि आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है तो आप बताएंगे जीन, और जीन नहीं है तो आप फिर उसमें डीएनए या फिर गुणसूत्र। तो गुणसूत्र में डीएनए और डीएनए में क्या होता है, जीन। और तो हमें आज आनुवांशिकता नहीं पढ़नी है, हमें पढ़ना है आनुवांशिकता से होने वाली बीमारियां, या ऐसी बीमारियां जो हमें अपने माता पिता के द्वारा क्या होती हैं, मिलती हैं, या उनके गुणसूत्रों में कोई खराबी या हमारे गुणसूत्रों में कोई खराबी हो तो उससे मिलती हैं। तो थोड़ा सा और समझते हैं कि ये गुणसूत्र एक्चुअल में तो कितने जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र, जिसमें से क्या होते हैं 22 जोड़ी जो होते हैं वो होते हैं कायिक गुणसूत्र। 22 जोड़ी क्या होते हैं, कायिक गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र का मतलब क्या है कि ऐसे गुणसूत्र जो हमारे शरीर में, जैसे हाथ, पैर, सर, पेट, आपका जितना भी शरीर है उसको बनाने के लिए जो जिम्मेदार होते हैं वो क्या होते हैं, 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। और आखिरी जोड़ी, या हम कहें एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, लैंगिक गुणसूत्र। आपके लिंग का निर्धारण करता है, मतलब आप मेल होंगे या फीमेल होंगे, ये कौन निर्धारण करता है, आखिरी जोड़ी वाला जो गुणसूत्र होता है। ठीक है, अब इनको हम गुणसूत्रों को सजाते कैसे हैं, या ऐसे रखते हैं एक्स डैश डैश डैश, ये कितने होंगे, 22 जोड़ी होंगे।
उसके बाद जो लास्ट वाला होगा, अगर आपसे पूछे कि इनको ऐसे क्यों लिखा जाता है, तो ये एक प्रकार से आकार के क्रम में, इनको आकार का घटता हुआ क्रम है। पहली जोड़ी का गुणसूत्र मतलब जैसे 22 जोड़ी, मतलब अगर आपसे कोई 5वीं जोड़ी का, इसका मतलब क्या हुआ कि अवरोही क्रम में आकार में 5वां पहली जोड़ी का गुणसूत्र। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे शरीर में जो सबसे बड़े वाले गुणसूत्र हैं वो कौन है? पहली जोड़ी। आखिरी जोड़ी वाला क्या होगा? सबसे छोटा। और एक जोड़ी जो होता है वो हमारे लिंग का निर्धारण करता है, जिसमें से 23 कहाँ से मिलते हैं? कुल 46 होते हैं। कितने होते हैं? कुल 46 होते हैं। 23 हमें हमारी माता से और 23 हमें हमारी पिता से मिलते हैं। ये जनरली आप लोग जानते होंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर इन गुणसूत्रों में कोई समस्या हो जाए, जैसे 46 गुणसूत्र आने चाहिए हमें माता पिता से मिलाकर, अगर 46 की जगह क्या हो जाए? 45 हो जाए, तब क्या होगा? बहुत सारी, देखो वैसे तो हमें 1-2 बीमारियां लगती हैं, लेकिन अगर गुणसूत्र में समस्या हो जाए, कम या ज़्यादा हो जाए, या कोई एक गुणसूत्र खराब हो जाए या डिफेक्टेड हो जाए, तो उससे हमें बीमारियां नहीं, बीमारियों का समूह घेर लेता है। आप अभी मैं बताऊंगा, जब ये बीमारियां हो जाती हैं या गुणसूत्र में समस्या से कोई बीमारी होती है, तो एक बीमारी नहीं, फिर वो आदमी पूरे जीवन तक एक सामान्य जीवन नहीं जी पाता है। बीमारियों का समूह, जिसको आप क्या कहते हैं? सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होता है? बीमारियों का समूह वो होता है। तो उन्हीं बीमारियों के बारे में हम देखेंगे, बारी बारी से जानेंगे। आनुवांशिक बीमारियां, इन्हीं गुणसूत्रों में समस्या, ये जो इसका निर्धारण किया जाता है, इसको हम कहते हैं ह्यूमन कैरियोटाइप। क्या कहते हैं? ह्यूमन कैरियोटाइप। अगर आपसे कोई पूछे कि गुणसूत्रों का उनके आकार के क्रम में जो व्यवस्थित किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? ह्यूमन कैरियोटाइप। अब हम देखते हैं कि कौन सी बीमारियां हैं, कैसी बीमारियां हैं। तो आनुवांशिक बीमारियों को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से बीमारी, कम या ज़्यादा हो जाए, परिवर्तन से बीमारी। गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन से बीमारी। एक है आपका संख्या में परिवर्तन से बीमारी, एक है आपका गुणसूत्रों की या तो संख्या कम ज़्यादा हो जाए, या गुणसूत्र क्या हो जाएं? छोटे बड़े हो जाएं, या ख़राब हो जाएं, डिफेक्टेड हो जाए, उनका कोई पार्ट ख़राब हो जाए, तब भी बीमारी होती है। इसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कायिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से, फिर लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से, फिर कायिक गुणसूत्रों की संख्या में संरचना में परिवर्तन से, फिर लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से। तो जब हम पढ़ेंगे तो अभी देख लेंगे। तो आनुवांशिक बीमारियों को 2 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से होने वाली बीमारियां। तो आप हेडिंग डाल लेंगे गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से होने वाली बीमारियां। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से होने वाली बीमारियां, ठीक है। जनरली होता क्या है कि हमारे शरीर में अगर हम बात करें तो 44 जो सामान्य गुणसूत्र होते हैं, एक्स वाले प्लस XY, यही मिलकर हमें बनाते हैं क्या? एक इंसान, या 46 गुणसूत्र। जनरली ये होता है। अगर इनमें एक भी कम ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा? फिर हमें बीमारियां नहीं, बीमारियों का समूह घेर लेगा और हम पूरे जीवन परेशान रहते हैं, ठीक है। इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जैसे थर्ड जेंडर आपने नाम सुना होगा, थर्ड जेंडर, है ना। थर्ड जेंडर कौन होते हैं? ऐसे व्यक्ति जिनका जो है लैंगिक अंग अल्प विकसित होता है, अल्प विकसित लैंगिक अंग। और एक होता है ट्रांसजेंडर,
दोनों में आप कंफ्यूज हो जाते होंगे। ट्रांसजेंडर, क्या दोनों एक ही हैं? नहीं, ट्रांसजेंडर अलग है, थर्ड जेंडर अलग है। ट्रांसजेंडर का मतलब क्या है कि जब वो पैदा हुआ था तो उसका लिंग कुछ और था, लेकिन ऑपरेशन या किसी अन्य विधि से उसके लिंग में जब परिवर्तन, आजकल ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं, तो उसके लिंग में जब परिवर्तन कर दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसजेंडर। मतलब पहले कुछ और था, लिंग में परिवर्तन। ठीक है, ये वाली क्या है? आनुवांशिक बीमारी है, लेकिन ये आनुवांशिक नहीं है। उसी तरह एक और होता है आपका होमोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल क्या होता है कि अपने ही लिंग के व्यक्ति से आकर्षण पैदा हो जाना। क्या ये आनुवांशिक है? तो जी नहीं, आनुवांशिक नहीं होता है। ये किसी, ऐसा कहा जाता है कि ये हार्मोन असंतुलन के कारण हो जाता है कि व्यक्ति, अब आपने ऐसे सामान्य अपने आसपास कई लोगों को देखा होगा कि कोई लड़का है तो वो लड़के के प्रति ही आकर्षित हो जाता है, कोई लड़की है तो वो लड़की के प्रति आकर्षित हो जाती है। तो इस बीमारी को हम कहते हैं होमोसेक्सुअल। ये हार्मोन असंतुलन के कारण होता है। ठीक है, तो ये डाउट्स थे, इसको आप दूर कर लीजिए। उसके बाद अब हम बात करेंगे गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से होने वाली बीमारियां। तो पहली जो बीमारी है वो है सुपर फीमेल। कौन सी बीमारी है? सुपर फीमेल बीमारी। अब इसमें होता क्या है? जैसे आपको पता है कि होना क्या चाहिए, एक सामान्य मनुष्य कब बनेगा? जब ये स्ट्रक्चर होगा। लेकिन होता क्या है कि 44 ये तो सामान रहते हैं, लेकिन एक्स और एक्स। ठीक है, आपको पता है कि महिला कब होगी? यहाँ पर एक्स भी हो सकता है, तभी महिला होगी। तो महिला, एक सामान्य महिला कैसी होती है? 44 का एक गुणसूत्र प्लस 2 जो एक जोड़ी क्या होता है? लैंगिक। लेकिन यहाँ पर 2x की जगह क्या हो जाता है? 3x, और गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 47। संख्या में परिवर्तन हो गया, तो इसको हम कहते हैं सुपर फीमेल सिंड्रोम। अब होगा क्या? ये महिला सामान्य नहीं होती है। अब इसमें क्या होगा? तो अल्प विकसित लैंगिक अंग, और क्या होगा? स्तन का विकास नहीं। उसके बाद नपुंसक, उसके बाद मंद बुद्धि, और आयु कम। जीवन भर ये सामान्य नहीं रहेगी महिला, रहेगी तो महिला लेकिन नपुंसक, मतलब वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। उसके बाद अल्प विकसित लैंगिक अंग, स्तन का विकास नहीं। एक सामान्य जो महिला होती है उससे क्या होगी? पूरी तरह। तो आप देख रहे हैं कि महज एक गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन से किसी को बीमारी नहीं, बीमारियों का मतलब पूरा समूह घेर लेता है, और ये बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं? ख़त्म भी हो जाते हैं, मर जाते हैं। इनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो पहली बीमारी हमारी कौन सी? सुपर फीमेल। देखो, मेल में आपको पता है एक्स लैंगिक गुणसूत्र होता है, उसमें एक एक्स और जोड़ देंगे तो उसके आगे सुपर, संख्या ज़्यादा, इधर भी क्या हो गया? सुपर फीमेल। ठीक है, अब दूसरी बीमारी देखते हैं, इसको आप नोट कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी बीमारी देखते हैं, सुपर मेल। इसको जैकब सिंड्रोम भी कहते हैं। जैकब सिंड्रोम, जैकब, इसका मतलब क्या है कि यह बीमारी पहले, सबसे पहले जैकब नामक व्यक्ति में देखी गई थी, तो उसी के नाम पर रख दिया गया है जैकब सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब बीमारियों का समूह। ठीक है, बीमारी का मतलब लक्षणों का समूह, सिंड्रोम का मतलब बीमारियों का समूह। ठीक है, अब जैकब सिंड्रोम में क्या होता है? तो देखो, होना क्या चाहिए, क्योंकि मेल है तो 44 प्लस XY यही होना चाहिए था, बराबर 46। लेकिन हो क्या जाता है? 44 प्लस XY क्या हो जाता है? और गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 47।
44 प्लस एक्स वाई वाई, वाई गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई एक की जगह। और ये क्या होगा? अब इसके भी क्या होंगे देख लेना थोड़ा सा। तो अल्प विकसित लैंगिक अंग, अल्प विकसित लैंगिक अंग होगा। उसके बाद क्या होगा? ये मंद बुद्धि, मंद बुद्धि, ठीक है। ये थर्ड जेंडर जो होते हैं आप उनको इसमें काउंट कर सकते हैं, मतलब मंद बुद्धि होते हैं। उसके बाद क्या होगा? अल्प विकसित लैंगिक अंग, मंद बुद्धि, कम आयु, नपुंसक। और ये सामान्य जो पुरुष होता है उससे बहुत अलग होते हैं, मतलब कि ये सामान्य जीवन कभी जी नहीं पाते हैं, ठीक है। अब तीसरी बीमारी पर आते हैं जिसका नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। जिसका नाम क्या है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब इसमें क्या होगा देख लेते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो 44 प्लस एक्स वाई। अच्छा चलिए आप बताइए कि ये पुरुष होगा या महिला होगा? तो देखने से ही लग रहा है कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 47 हो गई। तो ये पुरुष होगा या महिला? होगा तो ये पुरुष, देखते हैं, क्योंकि वाई गुणसूत्र है तो पुरुष होगा। लेकिन एक एक्स गुणसूत्र क्या हो गया है? ज़्यादा हो गया है। तब इसके लक्षण देख लेते हैं। तो होगा ये क्या? होगा तो पुरुष, लेकिन स्तनों का भी विकास होता है। मतलब इसमें स्तन जो ग्रंथियां हैं वो भी विकसित हो जाती हैं। आपने अपने सामान्य जीवन में आसपास ऐसे लोग देखे होंगे जो आदमी तो होंगे लेकिन उनके स्तन भी होते हैं, स्तनों का विकास ज़्यादा होता है। तो उस बीमारी को हम कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होगा? एक्स गुणसूत्र, एक जो लैंगिक गुणसूत्रों में एक्स वाला गुणसूत्र है वो क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। इसको हम कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक व्यक्ति है जिसके स्तनों का विकास भी हो गया लेकिन वो पुरुष है, तो वो क्या कहलाएगा? कौन सी बीमारी है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। अगली बीमारी देखते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये कई एग्जामों में पूछी भी जा चुकी है, जिसको आप कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। ये तो आपके 44 जो कायिक गुणसूत्र हैं वो ऐसे ही रहते हैं, प्लस क्या होगा? X0। जो एक दूसरा लैंगिक गुणसूत्र है वो होता ही नहीं है। अब आप बताएंगे कि ये महिला होगी या पुरुष होगी? देखकर बताइए, महिला होगी या पुरुष होगी? तो देखते हैं। देखो ये भी क्या होगी? महिला होगी, क्योंकि वाई गुणसूत्र नहीं है तो होगी तो ये क्या? महिला, महिला होगी। लेकिन आवाज पुरुषों जैसी, आवाज क्या होगी? पुरुषों जैसी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? ये नपुंसक होगी, आवाज पुरुषों जैसी, ये भी मंदबुद्धि, और वो सारे लक्षण इसमें होंगे। अब सवाल ये आता है कि ये बीमारियां होती क्यों हैं, क्यों गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब कोई माँ, जैसे कोई बच्चे का जन्म होता है लेकिन माँ की उम्र ज़्यादा हो जाए, ऐसा नहीं, ये कभी भी हो सकती है, लेकिन सामान्यतया माँ की उम्र अगर ज़्यादा होती है तो ये समस्या आ जाती है। ऐसे गुणसूत्रों की संख्या में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। अब ये जो मैंने आपको अभी बताया कौन सी बीमारी? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और क्या था? सुपर मेल वाला। ये थर्ड जेंडर या समाज में नहीं रहते हैं, थोड़ा अलग रहते हैं, आपने देखा होगा इनको। तो अब हम बात करेंगे अगली बीमारी
जिसका नाम है डाउन सिंड्रोम। इनको आप नोट डाउन करेंगे, डाउन सिंड्रोम। ये कौन सी बीमारी है तो देखते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि अभी जो है पहला गुणसूत्र सबसे बड़ा, पहला जोड़ी, दूसरा जोड़ी, फिर सबसे छोटा 23वां जोड़ी। उसी तरह जो 21वीं जोड़ी होती है, 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में ट्राइसोमी हो जाती है। देखो समझना क्या है कि ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है। ट्राई का मतलब 3, डाई का मतलब 2, मोनो का मतलब 1, टेट्रा का मतलब 4, टेट्रासोमी 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र था, जो XX था, वो इसकी जगह पर क्या हो गया, 3 गुणसूत्र चले आए, जिसके कारण क्या हो गई वो, अब इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई, 47। डाउन सिंड्रोम। अब देखो होता क्या है कि ये सामान्य मनुष्य की तरह ही दिखते हैं, इनको पहचानना बहुत मुश्किल है। या आपके समाज में रहेंगे, आपने कभी देखा होगा कि कभी शादी के बाद पता चलता है कि कोई क्या है, वो उसको डाउन सिंड्रोम जैसी बीमारी है। ठीक है, तो इसके लक्षण क्या होंगे, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये व्यक्ति कैसा होगा, नपुंसक होगा, लेकिन मंद बुद्धि नहीं होगा, ये सामान्य मनुष्य के जैसा ही होगा, नपुंसक होगा, समाज में रहते हैं, ठीक है ना। तो उस बीमारी को हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। अगली जो बीमारी है वो है एडवर्ड सिंड्रोम। कौन सी बीमारी है, एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम। अब इसमें भी क्या होगा, एडवर्ड सिंड्रोम, तो जो 18वीं जोड़ी होती है। अब ये एडवर्ड सिंड्रोम क्यों नाम पड़ा है, तो सबसे पहले ये कहाँ पर देखी गई थी, एडवर्ड नामक व्यक्ति में। 18वीं जोड़ी में क्या हो जाती है, ट्राइसोमी। अभी मैंने बताया कि ट्राइसोमी क्या है, कि 18वीं जोड़ी में क्या आ जाता है, 3X, मतलब 3 गुणसूत्र चले आते हैं। तो अब ये क्या होगा, मंद बुद्धि, लक्षण वही रहते हैं, अल्प आयु, ठीक है ना, और नपुंसक, ऐसे बहुत सारे इसमें लक्षण आ जाते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि एडवर्ड सिंड्रोम में कौन सी जोड़ी में गुणसूत्रों में समस्या हो जाती है। ठीक है, तो ट्राइसोमी हो जाती है 18वीं जोड़ी में। अगली जो है उसका नाम है पटाऊ सिंड्रोम। उस बीमारी का क्या नाम है, पटाऊ सिंड्रोम। ठीक है, अब पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है, जो 13वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र में क्या हो जाती है, ट्राइसोमी। मतलब कि 13वीं जोड़ी का गुणसूत्र क्या हो गया, XXX। 3 जोड़ी आ गए उसमें, मतलब 3 गुणसूत्र आ जाते हैं, जिसके कारण इस बीमारी, अब पटाऊ भी किसी का नाम है, उसी पे पड़ गया ये पटाऊ सिंड्रोम। इसमें क्या होगा, सबसे जो ज़्यादा पहचान होती है पटाऊ सिंड्रोम की, कि ऊपर का जो होंठ होता है, ऊपर का होंठ कटा हुआ, कभी कभी उंगली की संख्या ज़्यादा हो जाती है, उंगली की संख्या ज़्यादा, मंद बुद्धि, वो ही सारे लक्षण। तो ऐसा नहीं कि जितने भी लोगों के उंगली, एक मान लीजिए किसी को 6 उंगली है तो उसको पटाऊ सिंड्रोम है, इस तरह तो ऋतिक रोशन को भी है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, सबको नहीं, लेकिन सामान्यतया देखा गया है कि पटाऊ सिंड्रोम में उंगली की संख्या ज़्यादा, ऊपर का होंठ क्या हो जाता है, कटा हुआ रहता है, मंद बुद्धि, सामान्य की तरह वो बिहेव नहीं करता है, और नपुंसक भी होता है। क्या होता है, नपुंसक। ठीक है, तो इतनी बीमारियां हमने देखी जो किससे संबंधित हैं, गुणसूत्रों की संख्या में अगर परिवर्तन हो जाए तब ये बीमारियां हो जाती हैं। सबसे पहले सुपर मेल, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और आपका पटाऊ सिंड्रोम।
तो ये संख्या में परिवर्तन से होता है। अब हम देखेंगे कि गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन से होने वाली बीमारियां। तब यहाँ पर संख्या की जगह आप क्या लिख देंगे? संरचना।